घबरा गया। महासंग्राम करते दो महामजदूर, सर पर गमछा, कंधे पे कुदाल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता। चलो क्या पॉइंट है? किस रूल के तहत? रूल नंबर 238 इसलिए कि हाउस में बोलते वक्त मेंबर कोई तस्वीर नहीं दिखा सका था। मंत्री जी खुद तस्वीरें दिखाते हैं, तो कैसे चलेगा? हम भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। माननीय मंत्री जी, अरे दो मनरेगा के आपके माननीय कितना बार पॉइंट? माननीय प्रमोद जी, मैं माननीय मंत्री जी से अपने ज्ञान के लिए एक बात जानना चाहता हूं कि जो शहीद हो जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहते, बड़े लोग होते हैं, उनके नाम पर तो योजनाएं भी हैं। 600 भी होनी चाहिए। और प्लीज एक मिनट, कितने रखा? वल्लभ भाई एक मिनट, सुभाष बाबू जी का नहीं ये बहस सड़क जा रही है। माननीय प्रमोद जी, अब खत्म करो, ठीक? नहीं, बहस दूसरी तरफ नहीं जाएगी। आप अपनी बात रखिए, माननीय मंत्री जी को बुलाएं। अच्छा कि आपने डांट के बैठा ठीक, थैंक यू। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मानी मेरी बात हो गई, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं आई, हो गई। वो बीच में आगे से मैं नहीं कह पाया। तो मैं फिर आपको प्लीज जल्दी खत्म करिए, जल्दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ शॉर्ट में, संक्षेप में, कि जो इस देश के महान विभूतियां होती दुनिया में नहीं रहती, उनको स्मरण करते हुए उनके नाम पे योजनाएं चलती हैं। ये जो स्टेडियम का नाम अहमदाबाद, धन्यवाद, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ के नाम। यस, माननीय पार्लियामेंट टॉपिक का विषय से बाहर आकर प्रमोद जी, प्लीज टेक योर मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि यस मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जयराम जी भी कांग्रेस के लोग बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं। इस देश में सरकारी, जो माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी जगह, सरकारी रोड, सरकारी मकान, ये जितना भी सरकारी चीज है, चाहे स्टेडियम हो चाहे कोई भी हो, सरकारी चीज को आप लोगों ने एक परिवार का नाम में पूरा रखा। जो लिस्ट शिवराज जी ने बताया वो भी पूरा लिस्ट अभी तक दिया नहीं है। एक जो बार बार आप लोग जिक्र करता है, वो भारत सरकार का पैसा से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। एक गुजरात का अपना एक निजी है, एसोसिएशन है, वो सरकारी संस्था नहीं है। वो अपने आप से एक स्टेडियम बनाया, उस पे ये टूट पड़ते हैं। ये तो पूरा सरकारी पैसा, सरकारी संस्था, सारे सरकार कार्यक्रम को ही एक परिवार के नाम में पूरा झोंक दिया है इन लोगों ने। सर माने जी, सर ये लोग क्या पाठ पढ़ाते हैं सर? स्वयं जब इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी जीवित थे तब इनको भारत रत्न अपने आप को पहना। प्लीज माननीय जोशी जी, आप बोले, बोलिए जी। मैं हर एक महापुरुष की गरिमा का सम्मान करता हूं और मैंने हर एक नाम पूरे सम्मान और आदर के साथ लिए हैं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जब प्रमोद जी ने पूछा ही है, तो जिन्होंने ये उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके नाम पे कितनी योजनाएं रखी गई। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कहा था खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, अपनी झांसी नहीं दूंगी, कितने लोगों का नाम रखा था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनने कहा था इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा, कितनी योजनाओं का नाम रखा। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के नाम पर कितनी योजनाओं का नाम रखा। मैं दर्जनों नाम महापुरुष हैं हमारा देश धन्य है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनने पूरे देश को एक किया, 650 रियासतों का विलय करके भारत को यह स्वरूप प्रदान किया, कितनी योजनाओं का नाम रखा। अगर प्रणाम करना है तो हर एक महापुरुष को प्रणाम करो, पार्टी और खानदान देखकर प्रणाम मत करो। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं महासंग्राम की बात कर रहा था। सचमुच में मैं पहले डर गया था और इसलिए कई जगह गया, मैं ग्राम सभा में समझाया भैया बीजी विकसित भारत जी राम जी है। अब मैंने देखा संग्राम कब होगा,
पहले भीषण संग्राम की तारीख 5 जनवरी तय हुई। 5 जनवरी को हमने देखा कुछ नहीं हुआ, बोले अब 8 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को नहीं हुआ, फिर कहा 10 जनवरी को होगा। देश में कहीं संग्राम देखा माननीय उपसभापति महोदय? मैं देश भर में घूमता रहा कि कहां संग्राम है, संग्राम तो देखूं। और वो फोटो भी मैंने देखी, सर पे गमछा, कंधे पे कुदाल, लेकिन नीचे जींस का पैंट। संग्राम महाभीषण होगा, ऐसा मत डराया करो। माननीय उपसभापति जी, पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी। ये इनका विश्वास है और ये इनकी हालत है। कहां मजदूर मैदान में उतरे, मैं पूछना चाहता हूं। कहां जनप्रतिनिधि मैदान में आए, कहां नरेगा कर्मी मैदान में आए? इसलिए माननीय उपसभापति महोदय कि मोदी जी के साथ विश्वास है, जनता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। और देश ने स्वीकार कर लिया कि विकसित भारत जी राम जी ये मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है। और माननीय उपसभापति महोदय, वो भी बता रहा हूं। पहले तो मैं ये बता दूं कि आप बड़े चिंतित थे, कई माननीय सदस्यों ने, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी आशंकाओं का जवाब दे रहा हूं। पहले तो कहा कि बजट में प्रावधान ही नहीं होगा, यह सरकार खत्म करना चाहती मनरेगा। बजट कहां से आएगा, राज्य पैसा कहां से देंगे? माननीय उपसभापति महोदय, मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर, और मैं वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहली बार 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो केवल केंद्र का हिस्सा है, केंद्रीय बजट में यहां किया गया। अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान माननीय उपसभापति महोदय। और हम तो प्रावधान करते ही क्योंकि योजना लेके आए थे। ये आशंका जता रहे थे, ये आशंका जता रहे थे कि राज्य सरकार पर विकास पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकार बजट में कहां से प्रावधान करेगी। आज माननीय उपसभापति महोदय, ये योजना इतनी अच्छी है जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है, प्रशंसा की है। राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में प्रावधान कर दिया। आप जानते हैं इस समय राज्य सरकारों के बजट में प्रावधान हो रहे हैं। मैं उन राज्यों के नाम बताना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय। आप कहते थे राज्यों के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। केंद्र का बजट भी बढ़ रहा है, राज्य का भी बढ़ रहा है। केंद्रीय करों में राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए राज्य देखिए, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार है। बजट में प्रावधान कर दिया 1986 करोड़ रुपया। केरला हमारी सरकार नहीं है, लेफ्ट की सरकार है, प्रावधान कर दिया 1000 करोड़। पंजाब में संजय भाई हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, प्रावधान किया 610 करोड़ 40 लाख रुपया। जम्मू कश्मीर, हमारे मित्र कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, वहां केवल 10% देना है राज्य को, 216 करोड़। हिमाचल प्रदेश, प्रमोद जी हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की। आप कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, हिमाचल ने प्रावधान कर दिया 143 करोड़ रुपया, सोचो, कांग्रेस की सरकार ने। मिजोरम में 130 करोड़ रुपया, तमिलनाडु ने प्रावधान किया, तेलंगाना प्रावधान कर रहा है, उत्तर प्रदेश 4578 करोड़, छत्तीसगढ़ 4500 करोड़, मध्य प्रदेश 4171 करोड़, बिहार 1892 करोड़, राजस्थान 4000 करोड़, आंध्र प्रदेश 3840 करोड़, उड़ीसा 2230 करोड़, आसाम 108 करोड़, मेघालय 800 करोड़, गुजरात 600 करोड़, मणिपुर 259 करोड़ 60 लाख, त्रिपुरा 173 करोड़, हरियाणा 148 करोड़, नागालैंड 118 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 48.2 करोड़, उत्तराखंड 42.3 करोड़, सिक्किम 18.88 करोड़, गोवा क्योंकि उसमें गांव ही बहुत कम है 2.8 करोड़, महाराष्ट्र ने प्रावधान कर दिया। केवल एक सरकार रह गई जिसने प्रावधान नहीं किया जयराम जी, वो है कर्नाटक सरकार।
यही एडवाइस किया है जयराम जी ने। कर्नाटक में शायद दादागिरी कर दी खड़गे जी ने, डरा दिया सिद्धरामैया जी को, कर मत देना हमने विरोध किया, कर मत देना हमने विरोध किया, कर मत देना हमने विरोध किया है। अब मुझे तो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत ही पता नहीं चलती क्या है। एक नेता बजट में प्रावधान कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान नहीं करते। ना नीति, ना नेता, ना नियत। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये आज कांग्रेस की स्थिति है। कोई प्रावधान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। अब कांग्रेस की हालत क्या है आप सोच के देखिए। टुकड़े टुकड़े दिल हो गए। मुझे उसके बारे में विस्तार से बात नहीं करना, माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं मनरेगा के बारे में भी। मनरेगा को किसने ढंग से लागू किया? योजना यूपीए की सरकार थी। ये आरोप लगाते हैं कि हम योजना खत्म करना चाहते थे। अगर योजना समाप्त करना होता, मजदूरों का हित ध्यान में नहीं होता, तो योजना 14-15 में खत्म हो जाती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हैं, किसी दूसरी सरकार ने योजना चलाई इसलिए नाम नहीं बदलेंगे, उसको बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। और मैं दावा करता हूं यूपीए की सरकार से कई गुना बेहतर अगर मनरेगा को चलाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और मैं केवल भाषण देकर नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। माननीय उपसभापति महोदय, कुल मिला के जब यूपीए की सरकार थी, जयराम जी के पहले जब मनरेगा नाम था तब की बात कर रहा हूं, तब आपने खर्च किए 2,12,409 करोड़ 2006-07 से 13-14 तक, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए 8,58,346 करोड़ 71 लाख रुपए। कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। दिल पे हाथ रख के जरा बोलिए, क्या हम मनरेगा खत्म करना चाहते हैं, मजदूरों का भला नहीं चाहते? तो क्या 8,58,346 करोड़ 71 लाख रुपए हम खर्चा करते? आरोप लगाए गए राज्यों से भेदभाव के। माननीय उपसभापति जी, मैं यूपी और एनडीए के सरकारों में किस राज्य को कितना पैसा दिया गया है मनरेगा के तहत, आज वो भी एक बार सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश, यूपीए की सरकार ने 26,260 करोड़ रुपया दिए और मोदी जी की सरकार ने 76,570 करोड़ 31 लाख रुपया दिए। अरुणाचल प्रदेश, आपने 393 करोड़ दिए, बस हमने दिए 3,787 करोड़। किरण जी, और ऊपर से 55 लाख और एडिशनल। आसाम 4,668 करोड़ आपने दिए, 19,232 करोड़ 55 लाख हमारी सरकार ने। बिहार 9,649 करोड़ आपने दिए, लेकिन 51,841 करोड़ हमने दिए। छत्तीसगढ़ आपने दिए 11,155 करोड़, हमने दिए 33,485 करोड़। गुजरात को आपने 3,103 करोड़ दिए, हमने 12,985 करोड़। हरियाणा 1,477 आपने दिए, हमने दिए 4,942 करोड़। हिमाचल प्रदेश आपने दिए 2,766 करोड़, हमने दिए 9,372 करोड़। जयराम जी, सुनो, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीराम जी बोलो। आपने 2,853 करोड़, हमने 11,768 करोड़। झारखंड आपने दिए 7,458 करोड़, हमने दिए 25,317 करोड़। और कर्नाटक का भी सुन लो प्रहलाद जी, यूपीए की सरकार ने 8,739 करोड़, हमने दिए 48,667 करोड़ 48 लाख। सुन लीजिए, यहाँ देवगौड़ा जी है। देवगौड़ा जी भी बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। केरला आपने दिए 5,016 करोड़,
मोदी जी की सरकार ने 34,211 करोड़। कहां भेदभाव मानिए? मध्य प्रदेश आपने 21,076 करोड़, मोदी जी ने दिए 61,922 करोड़ 63 लाख। महाराष्ट्र आपने दिए 4,655 करोड़। एनडीए की सरकार ने 29,595 करोड़। मणिपुर 2,670 करोड़। यूपीए एनडीए 6,472 करोड़ 98 लाख। मेघालय 1,372 करोड़, हमने दिए 10,782 करोड़। मिजोरम 1,525 करोड़, हमने दिए 5,022 करोड़। नागालैंड 2,821 आपने दिए 5,781 करोड़। किरण जी, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिए। उड़ीसा आपने 6,790 करोड़, हमने 38,986 करोड़ दिए। पंजाब संजय भाई साहब 858 करोड़ दिए थे यूपी ने। एनडीए ने 10,028 करोड़ 59 लाख रुपया पंजाब को दिए। के सामने कांग्रेस को। राजस्थान में 23,353 आपने दिए, 79,350 करोड़ मोदी जी की सरकार ने दिए। सिक्किम 468 करोड़ आपने दिए, 1,205 करोड़ एनडीए की सरकार ने दिए। और तमिलनाडु में माननीय उपसभापति महोदय, भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं इस महान सदन के माध्यम से, तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हुए, पूरे यूपीए ने पूरे कार्यकाल में 16,559 करोड़ दिए थे और नरेंद्र मोदी जी ने 86,174 करोड़ 63 लाख। कहां 16 और कहां 86? ये तुलना है, ये वास्तविकता है। हमारे मन में किसी के लिए भेद नहीं है। त्रिपुरा 4,595 करोड़, हमने दिए 10,563 करोड़। उत्तर प्रदेश 25,100। इसमें यह भी देखें कि एनडीए शासित राज्यों में अगर परसेंटेज के हिसाब से दें तो उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी दूसरे राज्यों में हुई। और इसलिए हम कहते हैं, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सबको बराबर मान, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, ये नीति अगर है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। मैं आज वेस्ट बंगाल का भी बता दूं। वेस्ट बंगाल प्लीज, बहुत आरोप लगाए जाते थे, भेदभाव कर दिया, पैसा काट लिया। लेकिन ममता दीदी, यूपीए की सरकार ने और बंगाल के, महान बंगाल के भाइयों और बहनों, प्रणाम करके सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, यूपीए ने दिए 14,985 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए 54,415 करोड़ 67 लाख। हम भेदभाव करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरी उपसभापति महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सुखेंदु शेखर राय जी प्लीज। रोल 239 यस। हाँ, सुखेंदु शेखर राय जी। So, because the Honorable Minister has made certain remarks about West Bengal and how much money has been allotted to West Bengal, he has clarified. But through you, I am putting a question to the Honorable Minister under this rule 239, that whether it is a fact that the Calcutta High Court and the Supreme Court directed the Union government to release the pending funds to government of West Bengal in regard to Manrega. Thank you. Until today, Thank you. no fund has been allocated in spite of the court order. Thank you. Clarify this point. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, पहली बात तो मैंने ये बताया कि 54,415 करोड़ 67 लाख रुपया एनडीए की सरकार ने दिए। दूसरी बात मैं ये बताता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, जब व्यापक पैमाने पर ये शिकायतें आई कि बंगाल में इट्स नॉट फेयर, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, वहां की सरकार ने योजनाओं का दुरुपयोग किया। नो, आई अलाउड यू दुरुपयोग किया। आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, ठेके पे काम, एक काम को कई टुकड़ों में बांट के लाभ कमाना और केवल जनता के हक को लूट के अपने केडर के पेट भरने का काम किया। तब हमने रोक लगाई। माननीय सभा टीम गई वहां, टीम ने पश्चिम बंगाल में निरीक्षण किया और राज्य सरकार को कहा कि ये गड़बड़ें हो रही है।
इन गड़बड़ों को रोकिए। पश्चिम बंगाल ने गड़बड़ें नहीं रोकी और इसलिए तब उस पैसे पर रोक लगाई गई। लेकिन इसके बाद माननीय उपसभापति महोदय मनरेगा चालू करने का निर्देश और आदेश यहां से हुआ पश्चिम बंगाल को। लेकिन हमने हाई कोर्ट ने जो कहा वो शर्त लगाई कि पैसे का मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। सुखेंद्र शेखर जी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। हमने शर्तें लगाई तो वो शर्त फाड़ के फेंक दी गई और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय वहां राशि रुकी थी। लेकिन हाई कोर्ट के हर फैसले को मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पश्चिम बंगाल की महान जनता के कल्याण में हमारी सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मेरे ही विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग आता है, उसके पैसे पश्चिम बंगाल को दिए गए। कृषि विभाग की सारी योजनाओं के पैसे पश्चिम बंगाल को दिए गए। जहां गड़बड़ होगी माननीय उपसभापति महोदय वहां तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, केवल खाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। टीएमसी सरकार। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज ये पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है विकसित भारत जी राम जी से? मनरेगा ने, माननीय उपसभापति महोदय, मनरेगा में जब व्यापक पैमाने पर गड़बड़ें प्रकाश में आई, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, बैठे आप। आज मैं इस महान सदन के माध्यम से उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं, मनरेगा में गड़बड़ी की अनेक शिकायत थी और ये शिकायत सोशल ऑडिट में भी आई और थोड़ी बहुत नहीं थी। 11 लाख शिकायतें की गई, 11 लाख शिकायतें राशि के दुरुपयोग की आम जनता ने की, सोशल ऑडिट में की। मजदूर नहीं, मशीनें काम कर रही है, ठेकेदार काम कर रहे हैं, एक काम के कई टुकड़े करके दिए जा रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली के एक परिवार में एक दिन भोजन करने गया। उस भोजन में घर में काम करने वाली जो झाड़ू पोंछा बर्तन करती है वो बहन नहीं थी। तो ऐसी चर्चा में बात निकल आई कि आज तो काम वाली बाई नहीं आई। मैंने पूछा कि ये बात क्या हो गई, क्यों नहीं आई? ऐसी चर्चा हो रही थी तो उनने जवाब दिया कि वो हर 3 महीने में अपने गांव जाती है। इनका गांव परिवार से मिलने जाती होगी? बोले परिवार से मिलने नहीं जाती, मनरेगा के पैसे बैंक से निकालने जाती है। एक ऐसी घटना नहीं, उपसभापति महोदय, ऐसी लाखों लाख घटनाएं थी कि मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे, फर्जी बिल बनते थे, फर्जी वाउचर बनते थे, फर्जी जॉब कार्ड बनते थे और मजदूर का पैसा खाते में डाल के बंदर बांट हो जाती थी। 20% तू ले जा, 80% हमें दे जा। ये व्यापक पैमाने पर ये शिकायत। सुखेंद्र शेखर राय जी, आप यू आर वेरी वेल बिहेव पर्सन, प्लीज नथिंग इज गोइंग आउट। नो, आई एम नॉट अलाउड। और ये मैं किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहा हूं सभापति, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। ये किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहा, व्यापक पैमाने पर अलग अलग राज्यों से इस तरह की शिकायतें आना प्रारंभ हुई और तब यह विचार हुआ क्या मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल रही है? माननीय उपसभापति महोदय, कई जगह मजदूरों की उम्र देखी तो मैं हैरत में रह गया। 80 साल की मां मनरेगा की मजदूर है, 78-75 साल की मां मजदूरी की करने जा रही है। और इसलिए एक बार व्यापक पैमाने पर जांच पड़ताल में सामने आया कि व्यापक पैमाने पर हेराफेरी हो रही है और इसलिए एक विचार और मन में आया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी धनराशि जो मैंने अभी बताया, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा तो ये एनडीए की सरकार में खर्च किए गए। ये राशि बंदरबांट में जानी चाहिए क्या? इस राशि से मजदूर का भला नहीं होना चाहिए क्या? इस राशि से गांव का विकास नहीं होना चाहिए क्या? विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में राशि काम नहीं आनी चाहिए? और तब यह विचार आया कि अब समय आ गया है, छोटे मोटे सुधार पहले होते रहे, सीधे खाते में पैसे डालने की व्यवस्था से लगा के कई तरह के प्रयत्न किए, लेकिन तब यह विचार मन में आया कि अब ठेगड़े लगाने से काम नहीं चलेगा, मनरेगा के पूरे स्वरूप को बदलने की जरूरत है ताकि इस पैसे का सही उपयोग मजदूर के लिए भी हो और मजदूर के साथ साथ गांव के विकास के लिए भी हो। और तब पूरा विचार करके लाई गई विकसित भारत जी राम जी योजना। पूरे विचार के बाद लाई गई, अचानक नहीं लाई गई। और उसमें माननीय उपसभापति महोदय क्या प्रावधान किए मैं पूछना चाहता हूं।
इस पूरी मनरेगा की मूल थीम और प्राण अगर थी तो गरीब मजदूर को रोजगार। और आज मैं कह रहा हूं, ये जो मूल भाव था, इस भाव को और मजबूत किया गया है। 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी गारंटी देने का काम हुआ। अब इसमें आपत्ति क्या है माननीय उपसभापति महोदय? क्यों महासंग्राम होगा जब मजदूर को 125 दिन काम की गारंटी है? और केवल गारंटी नहीं है, उसके बजट में प्रावधान है। केंद्र और राज्य का पैसा आप मिला लें तो एक अनुमान के हिसाब से ये 1,51,282 करोड़ रुपया होता है। माननीय उपसभापति महोदय, यूपीए की सरकार ने तो कभी 40,000 करोड़ से एक साल में ज्यादा खर्च नहीं किया। और जयराम जी जानते हैं अच्छी तरह, एक बार 40,000 करोड़ तक गया, फिर घटा के 33,000 करोड़ कर दिया, उसी में कटौती। केवल दिखावे के लिए योजना चलती रही। लेकिन अब बजट में पर्याप्त प्रावधान, एक तरफ 125 दिन के रोजगार की गारंटी, लेकिन दूसरी तरफ क्या इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के विकास में नहीं होना चाहिए? 1,51,282 करोड़ रुपया 5 साल में अगर देखोगे तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपया आएगा। और माननीय उपसभापति महोदय, 2,86,000 पंचायतें, 8 लाख करोड़ रुपया 2,86,000 पंचायतों के बीच में वितरित कीजिए, बांटिए 5 साल में, तो एक पंचायत में 2.25 से लेकर 3 करोड़ रुपया तक एक पंचायत में आएगा। और अगर माननीय उपसभापति महोदय, जनता के इस धन का सही उपयोग पंचायत के विकास में हो जाए तो गांव स्वर्ग बन जाएगा, गांव पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। और गांव के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, संकल्प पूरा नहीं हो सकता, महात्मा गांधी का संकल्प सपना पूरा नहीं हो सकता। ये विकसित भारत जी राम जी मोदी जी ने महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए बनाई है। इसमें एक तरफ मजदूर को रोजगार, दूसरी तरफ गांव का संपूर्ण विकास। और गांव के विकास के लिए कौन कौन से काम मैं बताना चाहता हूं उपसभापति महोदय। जल संरक्षण के काम, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, जल संरक्षण की बात बापू भी करते थे माननीय उपसभापति महोदय। और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, तालाब, पुनर्तानोबा का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, अलग अलग तरह की कई काम इसमें होंगे। लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री का संकल्प है, मोदी जी का, संपूर्ण विकसित गांव। और संपूर्ण विकसित गांव एक आरोप हम पे लगाया गया, चर्चा में भी लगाया गया कि केंद्र भी योजनाएं थोप देगा, गांव के पास काम तय करने का अधिकार नहीं होगा। ये उल्टा मनरेगा में होता था, राज्य योजना थोप देता था कि फलाने काम करो, फलाने काम करो। अब विकसित भारत जी राम जी में यह तय किया है कि गांव के विकास की योजना दिल्ली नहीं बनाएगी, किसी राज्य की राजधानी नहीं बनाएगी। अगर विकसित गांव का प्लान कोई बनाएगी तो ग्राम सभा बनाएगी, गांव की पंचायत बनाएगी। गांव बैठ कर तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। और इसलिए गांव में सड़क हो, पुल पुलिया हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, ग्रामीण पुस्तकालय हो, विद्यालय हो, किचन हो, अतिरिक्त कक्ष हो, स्कूल परिसर की बाउंड्री हो, खेल के मैदान हो, शांति धाम हो, सामुदायिक कार्य हो, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो, सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो, कचरा पृथक्करण हो, सोलर लाइट हो, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र हो, परिवहन शेड हो, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के कामों का रखरखाव हो, कोई भी विकास, और क्या खेत की सड़क हो, कोई भी काम जो ग्राम सभा तय करेगी वो विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत ये सारे काम किए जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, आजीविका से संबंधित काम, अगर ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही, वो कोई सेट बनाना चाहती, एफपीओ को किसी रचना की जरूरत है, वो भी इसके माध्यम से बनाए जा सकेंगे। ऐसे माननीय उपसभापति महोदय, आजीविका मूलक काम और आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अगर कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना हो, कोई बाउंड्री वाल बनाना हो, कोई और दूसरा काम करना हो, तो वो भी काम इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। आप विचार करके देखिए माननीय उपसभापति महोदय, अगर ये सारे काम होंगे तो गांव कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसमें एक बात और,
मनरेगा में मजदूरी कई बार डिले होती थी और डिले पे मजदूरी मिल जाए इसके कोई प्रभावी प्रावधान नहीं था। हमने इसमें प्रावधान किया कि मजदूर को मजदूरी अगर देश से मिली तो मय ब्याज के मजदूरी देनी पड़ेगी, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। प्रावधान हमने बेरोजगारी भत्ता नाम मात्र के लिए था, लेकिन इसमें तय किया कि रोजगार नहीं दे पाए 15 दिन के अंदर तो बेरोजगारी भत्ता देना भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये प्रावधान भी इसके अंदर किया है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से मनरेगा कर्मियों को कहना चाहता हूं, जो रोजगार सहायक है, मैट है, अन्य मनरेगा कर्मी है, उनको 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। जो प्रशासनिक व्यय वो अफसर इधर उधर खर्च कर देते थे। मनरेगा के कर्मियों को ये मजदूरी नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। अब प्रशासनिक व्यय बढ़ा के हमने 6% से कर दिया 9%, और उसमें भी नियमों में ये सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार सहायक हो, मैट हो या काम करने वाला दूसरा मनरेगा जो बीजी विकसित भारत जी राम जी योजना में काम करने वाला दूसरा कर्मचारी, उसकी तनख्वाह पहले जाएगी, उसका वेतन, उसका मानदेय पहले जाएगा। इसका भी हम नियमों में प्रावधान करने का प्रयत्न करेंगे। और माननीय उपसभापति महोदय, एक बात पर बड़ी चर्चा हो, 60 दिन काम नहीं देंगे, 60 दिन काम नहीं देंगे। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने नहीं, जब माननीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तो उनने भी चिंता व्यक्त की थी। रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने, जब ये योजना बन रही थी तब किसी ने कहा 100 दिन से ज्यादा रोजगार क्यों नहीं, तो उन्हें खेती के कामों की चिंता की थी कि मजदूर नहीं मिलेंगे खेती के काम के लिए। आखिर हमारे छोटे छोटे किसान है, 86% किसान हमारा सीमांत लघु है, इसलिए इस बात का भी प्रावधान किया है कि 60 दिन जब राज्य शासन चाहे तो इस काम को बंद कर सकेंगे जब खेती का पीक सीजन हो, ताकि खेती में भी मजदूर मिल जाए, किसान का भी काम हो जाए, किसान की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। ऐसी योजना बनाइए, विकसित भारत जी राम जी योजना। अब इसमें माननीय उपसभापति महोदय, आपत्ति क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और इसलिए ये अच्छी योजना थी तो माननीय उपसभापति महोदय, महासंग्राम तो क्या संग्राम का कहे। अच्छा, आप तो ये भी नहीं कह रहे कि संग्राम होगा, भूल ही गए। क्यों इतना डराया, पहले ये बताओ। डराने के बाद अब भूल गए। अब तो ये कांग्रेस तो माननीय उपसभापति महोदय आपदा में अवसर ढूंढती है। उस समय लगा कि अभी मजा आ जाएगा, मजदूर सड़क पे आ जाएंगे, मोदी जी को घेर लेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब ये मिडिल ईस्ट के चक्कर में घेरने, इनको इससे मतलब थोड़ी कि गैस मिले जनता को कि नहीं मिले, इनको तो लगता बस मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, मजा आ गया यार, बोले गैस नहीं मिल रही है। इस मानसिकता में काम करने वाले लोग हैं। तो दुख की बात है। माननीय उपसभापति जी, मैं कुल ग्रामीण बजट विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच केवल 4,90,000 करोड़ रुपया खर्चा हुए थे। 2014 के बाद पिछले साल तक 15,20,000 करोड़ रुपया खर्च करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। हमारे ग्रामीण विकास के प्रति ये हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण है। माननीय उपसभापति महोदय, ग्रामीण विकास के बाकी कामों के लिए, रोजगार के लिए तो 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण आवास के लिए 54,916 करोड़ का प्रावधान है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए 19,200 करोड़ का, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान है। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए भी 9,771 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वाटर सेट के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्रामीण विकास के इतिहास में सर्वाधिक प्रावधान के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं और वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। इनके समय गांव की हालत क्या थी? माननीय उपसभापति महोदय, मैं गांव में पैदा हुआ और गांव से पढ़ने भोपाल आए तो 13 किलोमीटर पैदल कीचड़ में चल के आते थे, तब कहीं बस मिलती थी, आने जाने के रास्ते नहीं थे। बरसात में गांव टापू बन जाते थे, टापू। अगर बरसात के महीने में कोई बीमार हो जाए तो खटिया पे डाल के डोली बना के कंधों पे लाद के सड़क तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। सड़क तक आते आते बच गए तो ठीक है, नहीं रास्ते में राम नाम सत्य हो जाता था और खटिया अर्थी बन के शमशान घाट पहुंचती थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। यह हालत थी गांव की। कितने दिन आपने राज किया? 1947 से लेके 1964 तक स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, थोड़े से कार्यकाल के लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी ने सरकार चलाई, फिर राजीव जी ने सरकार चलाई।
आज मैं पूछना चाहता हूं क्यों तुमने गांव की सड़कें नहीं बनाई, क्यों गांव को बेहाली और बदहाली के, क्यों बदहाल और बेहाल गांव को क्यों छोड़ा? कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, जब 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और स्वर्गीय मोरारी जी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, तब कुछ गांव ने मुरम रोड देखे पहली बार। नहीं तो गड़वाट कांग्रेस का पहचान थी, गांव की गड़वाट। उस पे बैल और बछिया के साथ चलते चलो, बाकी कुछ था ही नहीं। सड़कों पे सड़कें थी नहीं, चलते कहां। लेकिन मैं गर्व के साथ आज प्रणाम करना चाहता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्हें गांव के इस दर्द को महसूस किया। और माननीय उपसभापति महोदय, 2000 में वो एक योजना लेके आए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल जी के चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनके कंठ पर विराजती थी और कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी। वो भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार थे, भारत के मुकुट मणि थे। उनने भारत के इस दर्द को समझा और उस समय जो कविता उन्होंने पढ़ी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च करते हुए उनने कविता पढ़ी थी, वो पंक्तियां मैं भैंसी की भैंसी पढ़ना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था, स्वप्न देखा था कभी जो, स्वप्न देखा था कभी जो, आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख जो जड़ से मिटा दे, भूख जो जड़ से मिटा दे, वह उगाना है हमें, प्यास ना बाकी रहे, वह जल बहाना है हमें। जो प्रगति से जोड़ दे, जो प्रगति से जोड़ दे, ऐसी सड़क ही चाहिए। देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण-कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। उस महापुरुष के मन में ये विचार आया और तब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी। उसके पहले कभी गांव की सड़क की चिंता नहीं हुई, ये गांव की बात करते हैं। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, आज जो सड़कें बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण में 1,63,728 सड़कें, उनका निर्माण पूरा हो गया है। 2,39,347 करोड़ रुपए की। दूसरे चरण में 6,617 सड़कों का निर्माण हुआ। तीसरे चरण में 12,943 सड़कों के निर्माण का काम पूरा हुआ। और अब चौथे चरण में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 25,000 नई बसाहटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है और प्रथम चरण की शेष सड़कें भी बनाई जाएगी और उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा है। और माननीय उपसभापति जी, ये केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें नहीं बनेगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आखिरी गांव कह के जिन्होंने कभी छोड़ दिया था, कभी सड़कें नहीं बनाई उपसभापति महोदय, हमारे सीमा के गांव पर शायद इनको डर था कि कहीं हमला हो गया तो इन सड़कों से दुश्मन तेजी से अंदर घुस जाएगा, इसलिए सड़क ही मत बनाओ। लेकिन आज नया भारत खड़ा है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये वाइब्रेंट ग्राम हमारे लिए आखिरी नहीं, पहले गांव है, पहले गांव। कितना भुगतते हैं वो जब युद्ध होता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उन गांवों का संपूर्ण विकास और इसलिए वाइब्रेंट जो विलेज थे उनमें भी 1085 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और केवल इतनी ही, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 8,617 सड़कें आदिवासी क्षेत्र में बनाई गई और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय, उसके अंतर्गत भी वहां सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया। और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना अलग बनाई गई। मैं आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय उपसभापति महोदय, बधाई देना चाहता हूं। वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित जिलों में सड़कों का निर्माण हो, वो उनके अध्यक्षता की कमेटी उसके लिए स्वीकृति देती है। और केवल वामपंथी उग्रवाद नहीं, इनके समय तो वामपंथी उग्रवाद पनपा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री
अमित शाह ने यह संकल्प लिया कि मार्च के अंत तक हम नक्सलिज्म को समाप्त कर कर ही चैन की सांस लेंगे। निर्दोष आदिवासियों का रक्त नहीं बहेगा। वो गांव ना कभी घुस नहीं सकते थे बस्तर के जंगल। आज विकास और निर्माण की नई गाथाएं लिखी जा रही है। आज वहां बारूदी सुरंगों में विस्फोट नहीं होता, होली के रंग खेले जाते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, तेजी से शांति स्थापित करने का काम वहां किया जा रहा है और इस काम के लिए अमित शाह जी का नाम इतिहास में दर्ज होगा और सम्मान के साथ किया जाएगा। हम उन इलाकों में भी सड़कें बनाने का महाअभियान चला रहे हैं और सड़क बनती है तो माननीय उपसभापति महोदय, केवल सड़कें नहीं बनती, लोगों की जिंदगी बदलती है। जब सड़क नहीं होती तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कीचड़ के कारण घर में ही बिना पढ़े रह जाते हैं। बेटियों के तो स्कूल जाने का सवाल नहीं है, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बीमारों का इलाज नहीं हो पाता था। ये सड़कें हैं जिनके निर्माण के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है, क्योंकि डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या बढ़ी है। सड़क के कारण गाड़ी आती है और ले जाती अस्पताल में, तो अस्पताल में डिलीवरी होने के कारण चच्चा और बच्चा भी सुरक्षित रहते हैं। जब सड़कें नहीं थी, किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती थी। एक बार मैं मध्य प्रदेश में दौरा करने गया, बुरहानपुर खंडवा जिले में, तो केला उत्पादक किसानों ने मुझे शिकायत की कि हमारा केला तो बेचने जाते तो हलवा बन जाता है। मैंने कहा हलवा कैसे बन जाता है? बोले इतने बड़े गड्ढे हैं, है ही नहीं कोई, तो ट्रक में भरते हैं, तो यहाँ से साबुत केला भरते हैं, वहां उतारते हैं, तो हलवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमको सड़कें बना दो। किसान कहते थे सही बात है कि 100 रुपया 200 रुपया कुंटल कम मिलते हैं, क्योंकि ट्रक वाला जाता नहीं था, जाता तो ज्यादा पैसे लेता था। अरे ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं कि एक किसान को 200-300 रुपया कुंटल ज्यादा दाम मिलने लगा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंपैक्ट असेसमेंट हुआ है, ये बाकायदा थर्ड पार्टी इंपैक्ट असेसमेंट में जो बातें आई है वो बातें मैंने दोहराने की बात कही है। और माननीय उपसभापति महोदय, गांव गरीब की बात आए तो महिला के सशक्तिकरण के बिना पूरी हो नहीं सकती। ये भारत है, हमारा देश, जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। गंगा दी गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्या सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां। हमेशा देवी मान के जिस देश में मां, बहन और बेटी की पूजा की, कालांतर में माननीय उपसभापति महोदय, कालांतर में देश की गुलामी के बाद माता और बहन के बारे में दृष्टिकोण बदला और बाद में तो हालत ये हो गई कि चिंता पैदा हो गई देश में। बेटी का पैदा होना अपराध हो गया था, सेक्स रेशियो पूरी तरह से बदल रहा था। कई राज्य ऐसे 1000 बेटों पे केवल 800 बेटियां पैदा हो रही थी, 810, 812 बेटियां। और तब अगर चिंता की तो इस सरकार ने, मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकारें जिस राज्य में बनी, महिला के सशक्तिकरण के व्यापक पैमाने पर काम हाथ में लिए गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। कन्या स्कूल जाए, इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए और मेरे जैसे अदने कार्यकर्ता जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने तो हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई और ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं, वरदान होगी। बेटी के पैदा होते ही हमारी कल्पना थी कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए। बेटी के पैदा होते ही इतने पैसे उसके अकाउंट में डालेंगे कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में 12500, कॉलेज में फिर 12500 और 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे। बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी, ये संकल्प लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का दृष्टिकोण था और उसके कारण परिवर्तन आए। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजना ने मातृ मृत्यु दर, उन्हीं बेटियों ने सबसे पहले मुझे मामा कहना शुरू किया। और आज मध्य प्रदेश में 56 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला के, बाहों में झुला के, उछाल के मैं गोद में लेता था, वो अब कॉलेज में पढ़ती है और मामा मामा कहती तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता और जिंदगी धन्य हो जाती है। जिंदगी धन्य
में हो जाती है सचमुच में। ऐसे एक नहीं, अनेकों योजनाओं की श्रृंखला है जो भाजपा शासित राज्यों ने चलाई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, एक योजना हमने चलाई, आज प्रासंगिक होगा माननीय उपसभापति महोदय, आज यहां बताना प्रासंगिक होगा। जब गांव में मजदूर करने वाली बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले भी खेतों में मजदूरी करने जाती थी, 2 दिन पहले भी। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी नहीं होते थे कि अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के और फिर से खेतों में मजदूरी करने पहुंच जाती थी। तब हमने तय किया कि बेटा बेटी के पैदा होने के पहले 4,000 रुपया देंगे गर्भवती बहन को, और पैदा होने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि घर पर रहकर महीने 2 महीने वो आराम कर सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाओं की श्रृंखलाएं थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में माननीय उपसभापति महोदय, हमारी गांव की गरीब बहनें जो कई बार 1,500 रुपए के लिए परेशान हो जाती, दिन भर मेहनत करने के बाद 1,500 रुपए पास में आते थे, उनके लिए ये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक अभियान चला। और आज मुझे कहते हुए माननीय उपसभापति महोदय प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी दृष्टिकोण के कारण, और हर एक माता को तो वो देवी के रूप में देखते हैं, इस दृष्टि के कारण आज स्व सहायता समूहों से 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जुड़ चुकी है। 10 करोड़ 90,90,000 स्व सहायता समूह में 10 करोड़ बहनें जुड़ी है। और बहनें केवल जुड़ी नहीं है माननीय उपसभापति महोदय, अलग अलग तरह के कामों में। वो बता रहा हूं रमेश जी, अब गुस्सा क्यों हो जाते थे? बता रहे। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय जयराम जी रमेश का मैं बहुत आदर करता हूं। इनसे मैंने सिंसियर और गंभीर ऐसा सांसद नहीं देखा जो 24 मतलब पूरे जब संसद चलती पूरे समय आप बैठे हुए मैंने देखा है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं सचमुच, लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर फबता नहीं है। आप मुस्कुरा के बोलिए ना, अब मामा तो सबको प्यार करता है, आपको भी प्यार करते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, वो भी जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके समय 21 लाख स्व सहायता समूह बने थे, बढ़ा के हमने कर दिए 90,90,000। और आपके समय केवल 2 करोड़ बहनें जुड़ी थी, अब 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जुड़ी है। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। और वितरित ऋण जो उन बहनों के खाते में रिवॉल्विंग फंड अलग जाता है, फिर बैंक लिंकेज से जोड़ा, बहनों को कई कामों से जोड़ा, कामों से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण प्रदान किया, और प्रशिक्षण करने के बाद किसी न किसी काम के लिए बैंक लिंकेज मिले, इसका इंतजाम किया। फिर उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, सरस मेला जैसे प्लेटफॉर्म, ताकि उनके सामान का प्रचार भी हो सके, वो बिक भी सके, ये प्रयास प्रारंभ किए। वितरित ऋण जो थी, लोन था, उसकी राशि थी पहले पूरे समय में 11 से 14 तक 22,000 करोड़, और अब बढ़ के ये हो गई है 12,04,000 करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच का परिणाम है, ये सरकार की सोच का परिणाम है। और जो पूंजीगत सहायता दी गई है रिवॉल्विंग फंड जैसी, उस समय तो जयराम जी माथे पे हाथ मत रखिए, मामा की आंखों में झांक के देखिए। आपने 15 से 1 करोड़ रुपया दिए, हमने 61,086 करोड़ 51 लाख रुपया दिए। अगर मैं पूरी गाथा सुनाऊंगा तो आजीविका मिशन में पूरा समय चला जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक नया कॉन्सेप्ट, जिसने पूरे देश में हमारी ग्रामीण बहनों को नए उत्साह से लवरेज कर दिया, भर दिया। और उन्होंने कहा हर बहन को लखपति दीदी बनाना हमारा टारगेट है, हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। और लखपति दीदी बनाने के लिए अभियान चला। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, और ये बनना था 2027 तक। लेकिन 1.25 साल पहले ही मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.25 साल पहले 3 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट हमने पूरा कर दिया। 3 करोड़ लखपति दीदी बन गई, जो लखपति जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री कहां बैठने देते हैं। 3 करोड़ पूरा नहीं हुआ कि बोले अब 6 करोड़ बना।
तो हम 6 करोड़ के काम में जुट गए। और केवल प्रधानमंत्री जी ने कहा हम बैठे नहीं, हैदराबाद में हमने बैठक बुलाई और उस मीटिंग में माननीय सारे बैंकर्स बुलाए, स्टेक होल्डर बुलाए और हमने तय कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। ये 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा होगा। लक्ष्य भी तय किया, रोड मैप भी बनाया और कई तरह के काम, छोटे छोटे काम तो करेंगे, बड़ी पापड़ अचार, लेकिन अब केवल ये काम नहीं करेगी बहनें। काम कोई छोटा नहीं होता, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन, द्रोण दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ये तो सब बनेंगी। लेकिन अब बहनों को उद्यमी बनाने का काम भी अब हम करके दिखाएंगे। इंडिविजुअल बहनें भी कैसे लखपति बने समूह के अलावा, और वो अलग अलग तरह के उद्यम प्रारंभ करें, उस दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे। और हमने तय किया है माननीय उप सभापति महोदय, उसके लिए हम 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक लिंकेज भी कराएंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपया इंडिविजुअल दीदी को भी उद्यमी बनाने के लिए दिलाएंगे। और सारी दुनिया देखेगी कि एक दिन 6 करोड़ लखपति दीदी भी बन जाएगी। माननीय उप सभापति महोदय, हमारा तो संकल्प और सपना है कोई बहन गरीब ना रहे। क्यों किसी बहना की आंखों में आंसू रहे, क्यों वो थोड़ी मोटी राशि के लिए अपनी हाथ फैलाए। नारी तू नारायणी, इस लखपति दीदी अभियान ने उस बहन की सृजनात्मक क्षमता को आज दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है। मेरी वो बहनें जो कल तक घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, रोटी केवल बनाने का काम करती थी, आज जब माइक पे आती है तो ऐसा बोलती है कि बड़े बड़े नेताओं के छक्के छूट जाते हैं। केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, आर्थिक सशक्ति के साथ साथ शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हुआ है और सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है। पहले वो जानी जाती थी कि ये राम सिंह की औरत है, अब आजकल लोग कहते हैं ये राधा का पति है। ये हालत है। उन्होंने अपनी क्षमता से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचा है। कभी किसी कवि ने लिख दिया था, नारी तू केवल अबला है, या आंचल में है दूध और आंख में पानी। लेकिन आज वही बहनें कह रही है, आज आसमां मैं हूं ऊपर और आसमां नीचे, जमाने से वो आगे चल रही है। ये चमत्कार हुआ है लखपति दीदी अभियान के कारण, ग्रामीण आजीविका मिशन के कारण। और यह अभियान तब तक जारी रहेगा उप सभापति जी, तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक बहन को हम लखपति नहीं बना देते। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी हिंदुस्तान की धरती पर। यह संकल्प प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको पूरा करने में हमारा विभाग। और आज देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण, अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 बहनें चुन के आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई, श्योपुर जिले की एक आदिवासी महिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती थी, आज राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और लाल बत्ती की गाड़ी लगा के, झंडा लगी गाड़ी में बैठती है तो बहनें फूली नहीं समाती। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, अलग अलग पदों पर पहुंचने का काम आज हमारी ग्रामीण क्षेत्र की ये बहनें स्व सहायता समूह की कर रही है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब कई बहनें राज्यसभा और लोकसभा की शोभा और बढ़ाने का काम करेगी। ये राजनीतिक सशक्तिकरण, ये चमत्कार है, ये बड़ा परिवर्तन है जो भारत की इस पवित्र भूमि पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय उपसभापति महोदय, जब बहनों की बात आती है तो केवल बहनों के लखपति बनने से काम नहीं चलेगा, रहने के लिए बढ़िया घर भी चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जब कच्चा मकान होता है, केवल झोपड़ी में रहते हैं, तो वैसी जिंदगी की कितनी दिक्कतें होती है ये समझने की जरूरत है। कच्ची झोपड़ी घास फूस की, घनघोर बारिश आ गई, पानी रात भर घर के अंदर गिरता है, पूरा परिवार सो नहीं पाता, चूते पानी के सामने खाली बर्तन रख के कोशिश करता है उसके कच्चा फर्श खुद ना जाए, दलदली ना बन जाए, इस बात के वो प्रयत्न करता है। कच्चा घर मतलब जिंदगी केवल बरसात में घर नहीं टूटता, गरीब की जिंदगी भी टूटती है, आशाएं भी टूटते हैं, बच्चों के सपने भी टूटते हैं और उसका भविष्य भी बिखरता है। और इसलिए एक घर जरूरी है परिवार को
आसानी से रहने के लिए मैं कहना चाहता हूं, जब ग्रामीण गरीबी थी तब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो देश के बहुत बड़े नेता थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, जब वो पार्टी का काम करते थे तो वो एक अधिवेशन में एक कविता कही थी, अगर उस समय कोई मौजूद हो तो उसको याद होगी। वो कविता मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, टूटे घोर घरेंदे तेरे, टूटे घेर घरोंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी, बिना दिया बिन डिबिया रे, तेरे घर वाली के फटी फटाई अंगिया रे, और इस सवांध में आग लगा दे, क्रांति भरे अंगारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। ये स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा था। और हमारी सरकार जहां जहां आई और प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार ने गरीबों के घर बनाने का संकल्प लिया, फैसला किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 करोड़ घर बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो गया है। पक्के मकान उन ग्रामीण गरीब बहनों और भाइयों को मिल रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई कि राशि कम है, राशि कम है, राशि कम है। जब उधर की सरकार थी तो केवल सूखे 70,000 मिलते थे, और उनमें भी हालत ये हो जाती थी कि पैसा पहले तो नगद दिया जाता था, बाद में चेक दिया जाता था, नाम सूची में जोड़ने वाले ही आधे पैसे रख लेता था, आधे पैसे वो खुद ही रख लेता था, पैसे गरीब तक पूरे पहुंचते नहीं थे। उस समय तो एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े मायूस हो कर कहा था, हम क्या करें, 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। वो मजबूर थे, लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री है जो 1 रुपया भेजता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ये परिवर्तन है। माननीय उपसभापति महोदय, तय हुआ गरीब को घर देंगे, 1,20,000 रुपया देते हैं, लेकिन 1,20,000 अकेला नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया अलग मनरेगा की मजदूरी से कन्वर्जेंस किया, क्योंकि गरीब घर बनाता है तो मजदूर भी खुद ही हो जाता है। 90 से 95 दिन की मजदूरी देने का काम करते हैं, ये मिला के लगभग 1.5 लाख हो जाता है, लेकिन 1.5 लाख नहीं है। जब कोई प्रधानमंत्री कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है तो एक योजना को संपूर्ण कैसे बनाता है, ये देखिए। घर के साथ जो जो योजनाएं जोड़ी, उससे केवल घर नहीं, घर में बहन को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन। याद कीजिए उपसभापति महोदय, आपने भी गांव में वो मजबूरी देखी थी। बरसात के दिनों में लकड़ी गीली हो गई, जहां तहां से तोड़ ताड़ के लेके आई बहन, और चूल्हे में ठूसी, घंटों फूंकती रहती थी चूल्हा, धुआं उसके फेफड़ों के अंदर जाता था, कितनी बीमारियों का शिकार होती थी। इनकी सरकार इतने दिनों रही, बहन के इस दर्द को समझा, क्या संवेदना थी उस समय की सरकार में। अगर इस दर्द को महसूस किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया, और ये फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला, कि गांव की गरीब बहन के घर में भी गैस कनेक्शन क्यों ना हो। और अब ये तय किया कि घर होगा तो घर में गैस कनेक्शन भी होगा। तो घर में गैस कनेक्शन, गांव तक सड़क, पक्की सड़क, उसका इंतजाम, उसके साथ साथ नल से जल। माननीय उपसभापति महोदय, वो दिन भी देखे हमने। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, रात भर कुएं पे, जब कुएं होते थे, गर्मी में पानी खत्म हो जाता था, इंतजार करती थी बहनें चू चू के पानी, 1 बाल्टी कैसे भरे, लाइन लगती थी। रात भर जगते थे कि सबसे पहले मेरा बर्तन कैसे भर लूं, मेरा घड़ा कैसे भर लूं। कई बार 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल केवल पानी लेने जाना पड़ता था। बहन की जिंदगी में काम क्या है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे गर्मियों में केवल पानी भरने में खर्च कर देती थी। और पानी भरने कहां कहां जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी नदी जो गर्मी में सूख जाती थी, उस नदी के बीच में गड्ढा खोदते थे कि इसमें तो कम से कम वाटर लेवल थोड़ा ऊपर होगा और 1-8 बाल्टी पानी मिल जाएगा। और वो इकट्ठा किया हुआ गंदा पानी पी के कई बार कई रोगों का शिकार होती थी बहनें। क्यों जयराम रमेश जी ध्यान नहीं गया आपकी सरकारों का? कब गांव के बारे में सोचा? गांव में शुद्ध पीने का पानी मिले, इसकी चिंता की क्या कभी कांग्रेस की सरकार ने, कभी यूपीए की सरकार ने? इस दर्द को समझा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने समझा
और जल जीवन मिशन नाम की योजना बनाई। जल जीवन मिशन अपने आप में अद्भुत योजना, गांव को भी कुएं से नहीं, हैंडपंप से नहीं, हाँ इनके जगह जमाने में थोड़े बहुत हैंडपंप जरूर लग गए थे, और वो हैंडपंप भी गर्मी में सूखते थे तो बच्चे लटक लटक के हत्थे से जैसे तैसे घंटों पानी भरते थे, एक्सरसाइज भी होती थी, मुंह भी सूखता था, मुश्किल से पानी मिलता था। और आज 14 करोड़ से ज्यादा घरों में बहन घर में जाएगी, 17 करोड़ 14 करोड़ से 15 करोड़ घर। जवाब पूरा हो जाने दीजिए, जवाब हो जाने दीजिए। लंबी चर्चा हुई, आपने जवाब नहीं सुना, इतने माननीय सदस्यों ने बोला है, उसका जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। प्लीज माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, बहुत सारे सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पे बोला है, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, उन्हें बताने दीजिए प्लीज। अभी से 1 घंटा 40 मिनट हुए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं 4 दिन बैठे बैठे सुनता रहा और सुना नहीं लिखता रहा, और एक एक ने क्या कहा वो भी देखता रहा। मुझे तकलीफ नहीं हुई, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? परेशानी किस बात की है? आप तो दिनों रात सदन में बैठते हो, इतने गंभीर सदस्य हो। अरे विस्तार से जवाब दे रहा है, खुश होना चाहिए। विस्तार से चर्चा हो जाने दो, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज पहले ये चर्चा पूरी होने दीजिए प्लीज। शुक्ला जी क्या हो गया? अरे शुक्ला जी क्या बोलते हैं? मैं माननीय उपसभापति महोदय एक बात कहूंगा तो जयराम जी को बहुत अच्छी लगेगी, और वो है घरों में शौचालय का निर्माण। गांव में घरों में शौचालय नहीं थे, तब बहन की क्या हालत होती थी। अगर लोटा लेके बाहर जाती थी और कोई आ जाता था तो बार बार उठ के खड़ा होना पड़ता था। माननीय उपसभापति महोदय, ये दृश्य हमने देखे आंखों में, बार बार उठती थी, खड़ी होती थी, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता होगा, कि इस दर्द को किसी ने समझा। आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाने का काम किया है। कितनी बड़ी घर के साथ शौचालय कितनी बड़ी राहत देता है, उससे स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय उपसभापति महोदय, घर में बिजली, अंधियारे में कटे जिंदगी जब इनकी सरकार थी, बिजली के कनेक्शन थे ही नहीं, गांव में बिजली नहीं थी, लगभग 18,000 गांव में तो थी नहीं, अता पता नहीं थी, और जहां थी वहां भी एक मोहल्ले में थी, दूसरे में पता ही नहीं था। रामलाल जी के यहाँ बिजली है, लेकिन लल्लू लाल बेचारा अंधेरे में पड़ा है, कोई देख नहीं वाला नहीं था, उसके अब खंबा पहुंचता ही नहीं था कभी। और थी तब भी हालत ये थी कि आती कम थी, जाती ज्यादा थी, बिजली नहीं आती थी, बिजली के बिल जरूर आते थे। मैं जब एक जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में मैं सांसद था, तो मैं एक गांव में गया, तो एक गांव में खेत में किसान और उसके बेटे भीड़ में इकट्ठे हुए, बोले मामा ऐसा इंतजाम कर दो कि हम रात में सो ले। मैंने कहा सोते क्यों नहीं भाई, कोई बीमारी है क्या? बोले बीमारी नहीं है, ये उस समय के मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बोले उनके राज्य में दिन में तो बिजली आती नहीं है, रात में कभी कभार आती है, और आती कम में जाती ज्यादा। जैसी बिजली आती है, बोले मैं दौड़ के खेत में जाता हूँ, बटन दबाता हूँ, क्योंकि मैं और मेरा बेटा रात रात भर खड़े रहते थे कि जब आई बिजली बटन दबाएंगे। बोले मैं बटन दबाता हूँ, बेटा आ गई, तो बेटा वहां से चिल्लाता बापू गई, आ गई और गई, आ गई और गई, आ गई और गई। उस जमाने में भी ये बिजली हुआ करती थी। अंधेरों के प्रदेश बना के रखे थे इनने, लेकिन आज सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर में बिजली देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया माननीय। और अब एक अभियान चल रहा है जयराम जी, एक अभियान और चल रहा है। बीच में 5 घर वाले टोले भी मजरे कहीं रह गए हो, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, तब उन टोलों और मजरों में भी छोटे छोटे 5 से ज्यादा घर जिन टोलों मजरों में कहीं दूर रह गए, तो उनमें भी बिजली देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। हर घर उजाले से भरा होगा, आशा से भरा होगा, विश्वास से भरा होगा, जिंदगी अब अंधेरे में नहीं कटेगी। ये चमत्कार भी इस सरकार ने किया। और माननीय उपसभापति महोदय, बीमार हो जाते थे, इलाज के पास पैसे नहीं है। मैंने कैंसर की बीमारी अपने गांव में, यहाँ पे ऊपर उभर आता था कैंसर का फोड़ा, मवाद टपकता था, गांव देखता था,
तड़प तड़पते रिश्ते मवाद में मरते हुए लोगों को हमने देखा है। इलाज की कहीं व्यवस्था नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। ये तुम्हारी सरकार थी। कब गरीबों के दर्द को तुमने समझा था, कब बीमारों की मजबूरी को तुमने समझा था, ये मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन एक गरीब बेटा हुआ भारत में, चाय वाले परिवार में, जिसने तय किया कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा, और आयुष्मान भारत योजना बना के खड़ी कर दी। आज हार्ट की बीमारी हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए, किडनी खराब हो जाए और कोई बीमारी हो जाए, तो इलाज के लिए आयुष्मान भारत संबल बन के खड़ी है। मोदी जी जुग जुग जियो, आज सारा देश ये कह रहा है। आयुष्मान भारत से गरीब घर को जोड़ने का चमत्कार अगर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपके जमाने में गरीब गरीब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कैसे हटती थी? एक नेताजी की कार से कुचल गया गरीब, एक नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, बीच सड़क पे मर गया, हुई गरीबी दूर। ये इनका मॉडल था। काका हाथरसी ने लिखा था ये। ऐसी गरीबी हटती थी। उस समय के गरीबी हटाओ के नारे थे इनके। किस गरीब की गरीबी हटाने का काम किया? गरीबों के नाम पे केवल वोट उठाने का काम करने का पाप अगर किया तो कांग्रेस ने किया। माननीय उप सभापति महोदय, कभी गरीबी नहीं हटाई। अगर गरीबी हटाने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने किया। और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। कब तुमने गरीबों को राशन दिया था बताओ? सवा लाल गेहूं 4PL 480 खा खा के मर जाते थे लोग, महंगा खरीद खरीद के। उस जमाने में तो यह हालत थी। गरीबी हटाने का काम करोगे? मानी उपसभापति महोदय, जब लीडर विजनरी होता है, कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है, तो कैसी कैसी योजनाएं निकल के आती है। ये तो बिजली के बिलों के नाम पे ही कई बार चुनाव जीतने की सोचते थे। माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। और एक सरकार आई, फ्री में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, ले लो वोट, फ्री में दे देंगे। लेकिन योजना ऐसी होती है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये कल्पनाशील मस्तिष्क होता है जो मुफ्त में बिजली भी देता है